नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हो पटवारी एग्जाम की तैयारी, ग्राम सेवक एग्जाम की तैयारी, 3rd ग्रेड एग्जाम की तैयारी, 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी, तो इस क्लास को लास्ट तक देख लेना दोस्तों, क्योंकि इस क्लास में हम कर रहे हैं अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी की फेवरेट पुस्तक है, जहां से लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हां दोस्तों, लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस पुस्तक का नाम है कक्षा 10 की पुस्तक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। जी हां, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। इस पुस्तक में टोटल 11 यूनिट हमें दे रखी है और 11 की 11 यूनिट हम व्याख्या सहित और प्रश्नों के माध्यम से हम कर रहे हैं। जी हां, व्याख्या सहित और प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको करवा रहा हूं। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने एक बार इस क्लास को पूरी देख ली ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब तक जो हमारी 14 क्लासें हुई हैं वो आप अच्छे तरीके से भी लगाओगे और आने वाली क्लास भी लगाओगे। जी हां, आने वाली क्लास भी आप जरूर लगाने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। 15 नंबर क्लास आज हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और मोटिवेशन क्या है हमारा कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा ये कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। और अब हमारी कौन सी यूनिट चल रही है? राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 की पुस्तक में यूनिट नंबर हमारी 5 चल रही है। यूनिट नंबर 5 चल रही है, जिसकी कितनी क्लासें हो चुकी है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यूनिट नंबर 5 की लगभग हमारी 3 क्लासें हो चुकी है, 3 या 4 क्लासें हो चुकी है और आज हमारी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यूनिट नंबर 5 की नेक्स्ट क्लास को। तो प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर है यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है राजस्थानी चित्रकला और लोक कला। क्या नाम है? राजस्थानी चित्रकला और लोक कला जिस यूनिट का नाम है। और राजस्थानी चित्रकला हम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। कौन सी चित्र शैली में कौन से स्कूल में कौन कौन सी चित्र शैली आती है, उस चित्र शैली का स्वर्णकाल किसके शासनकाल में था, कौन कौन चित्रकार हुआ करते थे, कौन कौन से चित्र बने, एक एक व्याख्या मैंने आपको बताई है इन क्लासों में। तो चलिए आज हम चलेंगे 805 नंबर क्वेश्चन, जहां से आज हमारा लोक कला स्टार्ट होने वाली है। 805 नंबर क्वेश्चन ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार यहां पर दिया गया है। एक ही क्वेश्चन में देखिए कितनी व्याख्या आपको देखने को मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन है कि सांझी पर्व के संबंध में सत्य कथन बताइए। क्या बताना है हमें? सांझी पर्व के संबंध में सत्य कथन हमें बताना है। तो कथन नंबर 1, कथन नंबर 2, कथन नंबर 3 और कथन नंबर 4 को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उसके बाद आंसर हमें देना है। तो पहला कथन देखिए, सांझी श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। सांझी का त्योहार कब बनाया जाता है? श्राद्ध पक्ष में बनाया जाता है। ये क्या बात सही दे रखी है हमें? जी श्रीमान, पहला कथन हमें सही दे रखा है। और कक्षा 10 की जो पुस्तक है ना, उसकी पहली लाइन लोक कला में सांझी, पहला पॉइंट हमें दे रखा है और उसकी पहली लाइन हमें लिख रखी है कि सांझी दशहरे से पहले, दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था पशु परिचर के एग्जाम में। कौन से एग्जाम में पूछा गया था? पशु परिचर के एग्जाम में पूछा गया कि सांझी का त्योहार, सांझी या श्राद्ध पक्ष से किस त्योहार से पहले बनाया जाता है? तो दशहरे से पहले बनाया जाता है। श्राद्ध पक्ष कह दीजिए या सांझी कह दीजिए, क्योंकि सांझी भी कब बनाई जाती है? श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। और श्राद्ध कब आते हैं? दशहरे से पहले आते हैं। अगर आपको महीना पूछ ले तो कौन सा महीना हो जाएगा? आश्विन। कौन सा महीना? आश्विन आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर अगले एग्जाम में, पटवार के एग्जाम में। तो आश्विन कर्षण एकम से लेकर, आश्विन कर्षण एकम से लेकर और कब तक चलती है? ये अमावस्या तक चलता है। कब तक चलता है? आश्विन कर्षण एकम से लेकर अमावस्या तक ये चलता है। कौन सा त्योहार चलता है? कौन सा पर्व चलता है? तो सांझी का पर्व चलता है। और आप साथ की साथ ये भी याद रख सकते
रखते हैं कि श्राद्ध पक्ष भी कब आता है, आश्विन कृष्ण एकम से अमावस्या को आता है। यानी कौन से त्योहार से पहले, दशहरे से पहले ये बनाया जाता है। तो पहला कथन तो क्या हो गया हमारा, एकदम सही हो गया और ये व्याख्या भी आपको पता चल चुकी होगी। तो देखिए कितनी व्याख्या हो गई पहले कथन में ही हमारी। फिर देखिए कथन नंबर 2 हमें क्या दे रखा है। कथन नंबर 2 दे रखा है कि कुंवारी कन्याओं द्वारा। पहले तो हमें यह पता चला कि सांझी पर्व कब आता है, फिर कथन नंबर 2 में हमें यह पता चल रहा है कि यह पर्व कुंवारी कन्याओं के द्वारा मनाया जाता है। किनके द्वारा बनाया जाता है, कुंवारी कन्याओं के द्वारा बनाया जाता है। और क्या करती है कुंवारी कन्याएं, देख लीजिए इस त्योहार पर। तो कुंवारी कन्याओं द्वारा घरों व मंदिरों की दीवारों, क्या है, दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। किनके द्वारा बनाए जाते हैं ये चित्र है, तो ये चित्र बनाए जाते हैं कुंवारी कन्याओं के द्वारा। कहां पर बनाए जाते हैं, दीवारों पर बनाए जाते हैं। कब बनाए जाते हैं, श्राद्ध पक्ष में बनाए जाते हैं। श्राद्ध पक्ष बोले तो आश्विन कृष्ण एकम से लेकर अमावस्या तक, यानी कितने दिन हो गए टोटल, 15 दिन हो गए श्रीमान। यानी सांझी का त्योहार कितने दिनों तक चलता है, 15 दिनों तक चलता है गुरुदेव। कितने दिनों तक चलता है, 15 दिनों तक चलता है। फिर देखिए ये कथन भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। कथन नंबर 2 भी क्या हो गया, सही हो गया। फिर देखिए अंतिम 5 दिन बड़े चित्र को संजिया कोट कहते हैं। यानी अंतिम जो 5 दिनों में जो चित्र बनाए जाते हैं ना, जो बड़े चित्र बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें संजिया कोट कहते हैं। तो यानी अंतिम 5 दिन की बात आ गई तो शुरू के 10 दिन क्या किया जाता है, अंतिम 5 दिनों की बात आ गई तो शुरू के 10 दिनों में क्या किया जाता है, यह भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो शुरू के 10 दिनों में 1 या 2 प्रतीक के रूप में प्रतिदिन चित्र बनाए जाते हैं। कितने, या तो 1 चित्र बना लिया जाएगा या 2 चित्र बना लिए जाएंगे, लेकिन अंतिम 5 दिनों में बड़े चित्र बनाए जाते हैं। पहले तो 10 दिनों में छोटे छोटे चित्र बनाए जाते हैं और अंतिम 5 दिनों में बड़े चित्र बनाए जाते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, संजिया कोट कहते हैं। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि संजिया कोट क्या है, तो क्या है संजिया कोट है कि सांझी पर्व पर कुंवारी कन्याओं के द्वारा अंतिम 5 दिनों पर बनाए गए बड़े चित्र को ही क्या कहते हैं, संजिया कोट कहते हैं श्रीमान। यानी कथन नंबर 3 भी हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए ये जो 10 दिन है ना, जो हमें 10 दिन दे रखे, इन दिनों की मैं आपको आगे व्याख्या बताऊंगा। पहले एक कथन और रह गया, उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे। फिर देखिए सांझी को पार्वती का रूप माना जाता है। सांझी को पार्वती का रूप माना जाता है और पार्वती का रूप मानकर कुंवारी कन्याएं पूजा करती है। कुंवारी कन्याएं क्या करती है, पूजा करती है। और क्या पूजा करती है कि मुझे अच्छा वर मिले, मुझे सरकारी नौकरी वाला वर मिले, घर की कामना के लिए यहां पर कन्याएं पूजा करती है। तो ये बात भी क्या हो गई, सही हो गई। यानी चारों के चारों कथन हमारे सही हो गए। तो पहला क्वेश्चन जिनको समझ में आ गया वो कमेंट भी करेगा, लाइक भी करेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेगा। यानी चारों कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, राइट आंसर। क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा यहां पर, एकदम सही आंसर। चलिए अब मैं और बातें बता देता हूं सांझी के बारे में। जितनी भी व्याख्या बनती है यहां पर एक बार समझ लीजिए, ताकि आपको बार बार कहीं से समझने की जरूरत न पड़े। तो किसकी बात कर रहे हैं हम, सांझी की बात कर रहे हैं। किसकी की बात कर रहे हैं, सांझी पर्व की बात कर रहे हैं। तो कौन से त्योहार से पहले आता है ये, तो पहले तो आता है दशहरे से पहले, ये जरूर याद रखना। किससे पहले आता है, तो दशहरे के त्योहार से पहले आता है। लेकिन किस पर्व पर आता है, ये किस पक्ष में आता है, तो श्राद्ध पक्ष में आता है। और श्राद्ध पक्ष कब आता है, आश्विन कृष्ण एकम। ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। एक बार रिवीजन करा दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आपका रिवीजन ही होगा और आपको याद भी होगा। तो आश्विन कृष्ण एकम, आश्विन कृष्ण एकम से लेकर कब तक चलता है, अमावस्या तक चलता है। यानी टोटल कितने दिन हो गए, टोटल दिन हो गए 15। कितने दिन हो गए टोटल, 15 दिन हो गए। यानी इन 15 दिनों में कुंवारी कन्या क्या करेगी,
चित्रों का निर्माण करेगी और पार्वती का पूजन करेगी। किनका पूजन करती है? पार्वती माता का पूजन करती है। और किसकी कामना करती है? अच्छे वर की कामना करती है। अच्छे वर की कामना करती है। यानी ये जो 15 दिन है, इन दिनों जो चित्र बनाए जाते हैं, वो चित्र कौन कौन से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले दिन किनका चित्र बनाया जाएगा? तो पहले दिन बनाया जाएगा सूर्य का चित्र। सूर्य, चंद्रमा और किसके चित्र बनाए जाएंगे पहले दिन सूर्य, चंद्रमा और तारे के चित्र बनाए जाएंगे। तारों के चित्र बनाए जाएंगे। फिर दूसरा दिन आता है। दूसरे दिन किसके चित्र बनाए जाएंगे? तो दूसरे दिन 5 फूल बनाए जाएंगे। दूसरे दिन 5 फूल बनाए जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि अच्छा वर इन्हें चाहिए। और तीसरे दिन किसकी, कौन से चित्र बनाते हैं? तीसरे दिन पंखी के चित्र बनाते हैं। किनके चित्र बनाते हैं? पंखी। किसके चित्र बनाए जाते हैं? तीसरे दिन पंखी के चित्र बनाए जाते हैं। चौथे दिन किसके चित्र बनाए जाते हैं? ये याद रखना है आपको। चौथे दिन बनाए जाते हैं हाथी सवार के चित्र, यानी हाथी पर सवारी करते हुए चित्र बनाए जाते हैं। फिर पांचवें दिन चौपड़। क्या सर हमें सारे के सारे याद करने? जी हाँ दोस्तों, आपसे एग्जामिनर कौन सा भी आपसे पूछ सकता है कि छठे दिन, सांझी के छठे दिन किन के चित्र बनाए जाते हैं। तो छठे दिन भी आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? स्वास्तिक हो जाएगा। स्वास्तिक क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वास्तिक हमारा हो जाएगा छठे दिन। छठा दिन आ गया। सातवें दिन किसके चित्र बनाए जाएंगे? सातवें दिन घेवर के चित्र बनाए जाएंगे। घेवर के चित्र बनाए जाते हैं। आठवें दिन ढोलक के चित्र बनाए जाते हैं। और नौवें दिन किसके चित्र बनाए जाते हैं? नौवें दिन बनाए जाते हैं बंधनवार। क्या? बंधनवार बनाए जाते हैं। बंधनवार के चित्र बनाए जाते हैं। और 10वां दिन बस आप याद रख लीजिए, कौन से? 10वें दिन खजूर। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, तो खजूर के पेड़, यानी 10वें दिन किसके चित्र बनाए जाते हैं? खजूर के पेड़ के चित्र बनाए जाते हैं। और अंतिम 5 दिन बड़े आकार के चित्र बनाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? संझिया कोट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? संझिया कोट के नाम से जाना जाता है। और कोई व्याख्या रह गई क्या प्यारे विद्यार्थियों? बस इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता भी है हर एक एग्जाम में। सारे पता चल गए। यहां पर एक बार देखिए, सांझी पर्व किस त्योहार से पहले आता है? दशहरे से पूर्व आता है। किस पक्ष में आता है? श्राद्ध पक्ष में आता है। श्राद्ध पक्ष कब आता है? आश्विन कृष्ण एकम से लेकर अमावस्या तक, यानी टोटल कितने दिन? 15 दिन। यानी 15 दिनों तक क्या बनाए जाएंगे? चित्र बनाए जाएंगे। किनके द्वारा बनाए जाएंगे? कुंवारी कन्याओं के द्वारा चित्र बनाए जाएंगे। पहले दिन किसके चित्र बनाए जाते हैं? पहले दिन सूर्य, चंद्रमा और तारों के चित्र बनाए जाते हैं। दूसरे दिन 5 फूल बनाए जाते हैं। तीसरे दिन पंखी की आकृति बनाई जाती है। चौथे दिन हाथी सवार, 5वें दिन चौपड़, छठे दिन स्वास्तिक का चिन्ह और 7वें दिन घेवर और 8वें दिन ढोलक है और 9वें दिन बदनवार और 10वें दिन खजूर के पेड़ के चित्र बनाए जाते हैं। और अंतिम 5 दिनों में बड़े बड़े चित्र बनाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? संझिया कोट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संझिया कोट कहते हैं। अब थोड़ी सी बातें, लास्ट बातें देख लीजिए सांझी के बारे में, जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, जो कक्षा 10 की पुस्तक में नहीं दे रखी। कक्षा 10 की पुस्तक में नहीं दे रखी। केलों के पत्तों पर सांझी। केले यानी केला आ गया ना। केले के पत्तों पर सांझी कहां की प्रसिद्ध है? केले के पत्तों पर सांझी कहां की प्रसिद्ध है? तो ये कहां की प्रसिद्ध हो जाएगी? नाथ द्वारा की प्रसिद्ध हो जाएगी। कहां की हो जाएगी? नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा कहां पर पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। नाथ द्वारा राजसमंद की कौन सी सांझी प्रसिद्ध है? तो केलों के पत्तों पर सांझी कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। और आपको क्या याद रखना है कि उदयपुर का एक मंदिर है। उदयपुर का एक मंदिर है जिसका नाम क्या है? मच्छांदर नाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है? मच्छांदर नाथ मंदिर उसका नाम है। और यहां की सांझी इतनी प्रसिद्ध है, इस मंदिर में सांझी इतनी प्रसिद्ध है कि इस मंदिर का नाम ही क्या पड़ गया? संझाया मंदिर पड़ गया। क्या पड़ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नाम है संझाया मंदिर, इसका नाम रख दिया गया।
तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। और सांझी के और कौन कौन से नामों से पुकारा जाता है सांझी को, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक तो कहते हैं इसे संजूली, नाम मिलता जुलता ही है ना, सांझी को संजूली भी कहा जाता है। संजूली के अलावा और क्या कहा जाता है, इसे सिंजी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसे सिंजी भी कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, सांझ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सांझ के नाम से भी जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है, सांझ के हुंजी, सांझ के हांजी, हांजी के नाम से भी जाना जाता है और हांजियों के नाम से भी जाना जाता है। बस इतनी बातें आप याद रख लीजिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर सांझी से आपसे पूछ ले क्वेश्चन तो कोई गलत नहीं करोगे ना। अब तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आपकी स्क्रीन पर। 806 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 805 नंबर क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। प्रत्येक क्वेश्चन आप कर दोगे कि सांझी के पहले दिन से 10वें दिन तक एक या दो प्रतीक ही बनाए जाते हैं। अभी अभी आपको बताया था, शुरू के 10 दिन तो क्या किए जाते हैं, एक या दो प्रतीक के रूप में चित्र बनाए जाते हैं। लेकिन अंतिम दिन, अंतिम 5 दिन क्या बनाए जाते हैं, अंतिम 5 दिन बड़े चित्र बनाए जाते हैं, जिसे कहते हैं संझिया कोट। क्या कहते हैं, संझिया कोट कहते हैं, जिसमें संगत बताने में पहले दिन सूर्य, चंद्रमा और तारे, तारे आते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरे दिन 5 फूल, तीसरे दिन पंखी, चौथे दिन हाथी सवार, 5वें दिन चौपड़, छठे दिन स्वास्तिक, 7वें दिन क्या था प्यारे विद्यार्थियों, क्या था 7वें दिन, 7वें दिन था घेवर, 8वें दिन ढोलक, 9वें दिन क्या था, 9वें दिन बदन वार्ता और 10वें दिन किसका चित्र है, खजूर के पेड़ का चित्र है। यानी यहां पर हमें चारों के चारों कथन सही दे रखे हैं, तो इसका भी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 807 नंबर क्वेश्चन लीजिए। पहले से लेकर 4 दिन तक हम कर चुके हैं ना। अब देखिए, 5वें दिन चौपड़, छठे दिन स्वास्तिक, 7वें दिन घेवर, 8वें दिन ढोलक यानी नगाड़े, 9वें दिन वदनवार और 10वें दिन खजूर के पेड़ के चित्र बनाए जाते हैं। यानी पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन, चौथा कथन, 5वां कथन, छठा कथन, 6 के 6 कथन सही है। यानी जिस ऑप्शन में हमें 6 के 6 कथन दे रखे हो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन कितनी व्याख्या, एग्जामिनर यही तो पूछेगा ना कि सांझी के 10वें दिन किसका चित्र बनाया जाता है, तो सांझी के 10वें दिन खजूर के पेड़ का चित्र बनाया जाता है। तो यहां पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हमारी एक सांझी कंप्लीट होती है, यानी सांझी पर्व कंप्लीट होता है दोस्तों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बड़ा शानदार, जानदार और मजेदार क्वेश्चन है, 808 नंबर क्वेश्चन। क्या है 808 नंबर क्वेश्चन, क्या है, पश्चिमी राजस्थान में दैनिक उपयोग की वस्तुओं व अनाज रखने हेतु किनका प्रयोग किया जाता है, किनका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहां पर क्या क्या दे रखा है। नंबर 1 कोठियां, कोठियों में बिल्कुल सही है, कोठियों में पहले घी हो गया, दूध हो गया, लस्सी हो गई, इनको रखा जाता था, वस्तुएं यानी अनाजों को रखा जाता था। ये बात वो एकदम सही कह रहे हैं। व्हील, आगे क्या दे रखा है हमें, आगे हमें दे रखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों व्हील के बारे में। किसके बारे में, व्हील के बारे में। और व्हील क्या होते हैं, व्हील होते हैं यहां पर पुराने जो घर हमें दिखाई देते हैं ना पश्चिमी राजस्थान में, वहां पर बांस से बनाए हुए यहां पर बनाए जाते थे, जिनमें खाने की वस्तुएं रखी जाती थी। बिल्कुल सही है, कोई बांस की लकड़ी होगी उससे यहां पर बना लिए जाते थे। घोड़े की जो लीद आती है उनको मिक्स करके और बांस के ऊपर लेपित करके ये कोठी के रूप में ही बना लिया जाता था, जिसके अंदर ये रख दिया करते थे। और वर्तमान में जैसलमेर में आपको बहुत देखने को मिलता है व्हील। क्या देखने को मिलता है, जैसलमेर में बहुत आपको देखने को मिलेंगे, जैसलमेर में तो बहुत देखने को मिलते हैं। और देखिए इनमें डिजाइन बनाने के लिए व्हीलों में तो छोटे छोटे कांचों का प्रयोग भी किया जाता है, छोटे छोटे कांच भी लगा दिए जाते हैं। और ग्रामीण अंचल में देखने को मिलता है, यानी 1 और 2 से ये अटेरना, अटेरना तो एक क्रिया है। अटेरना तो क्या है, अटेरना मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक क्रिया है। किसकी क्रिया है, जो पशु होते हैं ना, पशु के ऊपर जो निशान बनाते हैं ना, आपने देखा होगा पशुओं के ऊपर निशान,
जो पशुओं के ऊपर निशान होते हैं ना, पशुओं के ऊपर जो निशान होते हैं, पशुओं के ऊपर जो निशान बनाए जाते हैं, कोई स्टार बना देता है, कोई किसी प्रकार का ऐसे क्रॉस का निशान बना देता है, कोई अलग निशान बना देता है, कोई वी बना देता है, कोई अम बना देता है, कोई के बना देता है, कोई अल बना देता है, यानी इस प्रकार बनाते हैं ना, पशु के ऊपर निशान बनाते हैं। जो पशु के ऊपर निशान होते हैं ना, उसे तो कहते हैं गोड लिया, एग्जाम में पूछा जाता है, उसे तो कहते हैं गोड लिया। और पशु के ऊपर जो निशान बनाते हैं ना, जो क्रिया की जाती है, चाहे लोहे का प्रयोग किया जाता हो, निशान बनाने के लिए लोहे के औजार का प्रयोग किया जाता हो या फिर किसी और औजार का प्रयोग किया जाता हो, गरम कर कर जो पशु के ऊपर निशान लगाए जाते हैं, थप्पा लगाया जाता है, यानी जो दागने की क्रिया होती है, उसे अटेरना कहते हैं। यानी ये तो हमारा नहीं होगा अटेरना। और छेड़ा, छेड़ा क्या होता है? छेड़ा प्यारे विद्यार्थियों पश्चिमी राजस्थान में ही छेड़ा संबंधित है और ये गीत भी है। छेड़ा क्या है? गीत, मृत्यु के ऊपर छेड़ा गीत गाए जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो 1 और 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 कौन से कथन में, कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। देखिए अटेरना याद रखना है, क्या है? पशुओं के ऊपर जो निशान बनाने की जो क्रिया है, दागने की जो क्रिया है, उसे कहते हैं अटेरना। लेकिन जो निशान होते हैं उसे क्या कहते हैं? गोड लिया। ये कंफ्यूज मत हो जाना, उसे कहते हैं गोड लिया। और ग्रामीण, यहां पर पश्चिमी राजस्थान में अनाज जो रखे जाते हैं, कोठियों में रखे जाते हैं या व्हील में रखे जाते हैं, ये बात सही हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सांझी का अभी भी क्वेश्चन बाकी है? जी हां, देखिए क्या देर का है। सांझी पर्व को और किस किस नाम से जाना जाता है? सांझी की हुंजी, हांजिया, संजुली, सिंजी के नाम से जाना जाता है, यानी चारों के चारों नाम से जाना जाता है, जो हमें दे रखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी में। किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में हमें दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी में हमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 810 नंबर क्वेश्चन क्या है? 810 नंबर क्वेश्चन कि दीवारों पर घर की देहरी, यानी दीवारों के ऊपर जो घर की देहरी होती है यानी चौखट होती है, आंगन को सजाने के लिए, बनाने के लिए किए गए ज्यामितीय अलंकरण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? होली के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर घरों को सुंदर बनाने के लिए, घरों को सुंदर बनाने के लिए मांडने बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं जी? मांडने बनाए जाते हैं। और वही तो हमें बताना है, क्या वो पान्ने होते हैं? नहीं। क्या वो फड़ होती है? नहीं। क्या वो सांझी होती है? नहीं। तो वो होते हैं मांडने। क्या होते हैं दोस्तों? मांडने होते हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। होली पर कौन सी मांडने बनाए जाते हैं? चौकड़ी मांडने बनाए जाते हैं। ये भी तो आपको याद रखना है। त्योहार विशेष भी आपको याद रखना है कि होली के ऊपर चौकड़ी मांडने बनाए जाते हैं, चौकड़ी मांडने बनाए जाते हैं। होली पर चौकड़ी मांडने बनाए जाते हैं। और गोगा जी के थापे कि किस प्रकार आपको पता है? गोगा जी के थापे, गणगौर जी के थापे, शीतला माता के थापे, नाग पंचमी के थापे, ये थापे भी क्या कहलाते हैं? मांडने ही कहलाते हैं एक प्रकार के। तो ये आपको याद रखना है। और जब किसी को पुत्र होता है, जब किसी को पुत्र होता है, घरों के आगे, घरों के बाहर बनाए जाते हैं ना थापे, हाथ के रूप में आकृतियां बनाकर जाती है, महिलाएं बनाकर जाती है ना, इस प्रकार थापे लगाकर जाते हैं हाथ के रूप में। तो वही है यहां पर मांडने, यहां पर कहे जाते हैं। उसके बाद मांडनों की और मैं बात करूं, मांडनों के बारे में और क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है कि मांडनों के बारे में क्या क्या याद आपको रखना है। तीज पर, लहरिया पर और कौन कौन सी, यानी त्योहार की हम बात करेंगे, यानी तीज का 2 त्योहार आता है, उस दिन किस प्रकार के मांडने बनाए जाते हैं? तो तीज पर घेवर, तीज पर तो घेवर, लहरिया, घेवर का, लहरिया का, और किसके? फूलों की आकृति, फूल बगीचा आदि के मांडने बनाए जाते हैं, फूल बगीचा आदि के मांडने बनाए जाते हैं तीज पर। होली पर किस प्रकार के मांडने बताएं आपको? होली पर कौन सा? चौकड़ी, कौन से? चौकड़ी मांडने बनाए जाते हैं। होली पर चौकड़ी मांडने बनाए जाते हैं। और यदि कोई प्यारे विद्यार्थियों तीर्थ यात्री सकुशल घर लौट आता है तो इस खुशी में क्या मांडी जाती है? पथवारी मांडी जाती है। पथवारी मांडना या पुष्कर मेड़ी मांडना। क्या मांडना? पुष्कर मेड़ी मांडना। देखिए कोई
आप मान लीजिए किसी के परिवार में किसी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो हम जाते हैं, कोई हरिद्वार जाता है, कोई गंगा कहीं पर जाता है, गंगा घाट, कोई पुष्कर जाता है, कोई कपिल या निकोलायत जाता है, कोई कहीं पर जाता है ना। और वो तीर्थ यात्री अगर सकुशल घर पर लौट आ जाता है तो उस खुशी में क्या मांडी जाती है, उस खुशी में पथवारी मांडी जाती है, यानी मांडना मांडे जाते हैं तो पथवारी मांडी जाती है। उसे कहते हैं पथवारी मांडना, या कहते हैं पुष्कर मेड़ी। क्या कहते हैं? पुष्कर मेड़ी कह दीजिए या पुष्कर पेड़ी कह दीजिए, उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पता चल गया ना। इसके अलावा तीज आपको पता चल चुका होगा, होली आपको पता चल चुका होगा, और भी आपको बता दिया कि तीर्थ यात्री लौटने पर कौन से मांडे जाते हैं। तो रक्षाबंधन पर, किस अवसर पर? रक्षाबंधन पर किस प्रकार के मांडे जाते हैं? तो रक्षाबंधन पर श्रवण कुमार की मांडे जाते, श्रवण कुमार। और गणगौर पर घेवर लहरिया ये आई जाएंगे। और कौन सा? बच्चे के जन्म पर आपको बताई दिया, घर के बाहर वो स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है, हाथ के थापे लगाए जाते हैं, ये आपको पता ही है। अब देखिए नेक्स्ट, और विवाह पर बच गया क्या? विवाह पर और याद रख लीजिए, विवाह पर सबसे पहले किसको कार्ड देकर आते हैं? गणेश भगवान को देकर आते हैं, तो गणेश जी का चित्र बनाया जाता है। लक्ष्मी जी के पैर के चित्र बनाए जाते हैं, लक्ष्मी जी के पैर के चित्र भी यानी मांडने बनाए जाते हैं, लक्ष्मी पैर के मांडने बनाए जाते हैं। और किसके? स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है, स्वास्तिक का चिन्ह भी बनाया जाता है। बस इतनी बातें आपको याद रखनी। देखिए कितनी व्याख्याएं आपको मैं बता रहा हूं, अगर इतनी व्याख्या आपने ढंग से पढ़ ली ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 811 देखिए क्या है हमारा, 811 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्कर मेड़ी यानी पुष्कर पेड़ी पथवारी मांडने किस अवसर पर बनाए जाते हैं? क्या विवाह पर? नहीं, विवाह पर तो गणेश जी के मांडने बनाए जाते हैं। और किसके बनाए जाते हैं? लक्ष्मी जी के पैर के बनाए जाते हैं, स्वास्तिक के चिन्ह के बनाए जाते हैं, तो एक नंबर तो नहीं आएगा। बच्चे के जन्म पर? नहीं, बच्चे के जन्म पर तो गलीचा, फूल, स्वास्तिक का निशान और हाथों के मांडने बनाए जाते हैं, तो 2 नंबर भी नहीं आएगा। 3 नंबर रक्षाबंधन पर? नहीं, रक्षाबंधन पर तो श्रवण कुमार के मांडने बनाए जाते हैं, ये भी नहीं आएगा। धार्मिक यात्रा से लौटने पर पथवारी मांडना या पुष्कर पेड़ी मांडना ये किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 812 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, फड़ चित्रण के बारे में। फड़ चित्रण के बारे में हमें बताना है। फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है, फड़ क्या होती है, फड़ को प्रसिद्ध करने का श्रेय किन्हें जाता है, फड़ कहाँ की, किसके फड़ का वाचन कब किया जाता है, कौन से वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, और फड़ होती क्या है, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसके बारे में पढ़ते हैं? अब फड़ के बारे में पढ़ते हैं। सांझी के बारे में पढ़ लिया, मांडनों के बारे में पढ़ लिया, व्हील और क्या हमने पढ़ा, व्हील और कोठियों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे फड़ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? फड़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फड़ क्या होती है? फड़ क्या होती है? फड़ होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों की लोक देवता होते हैं ना, उनके जीवन से संबंधित, लोक देवता कह दीजिए या कोई और कह दीजिए, यानी जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो कार्य किए गए हैं, महत्वपूर्ण कार्य जो चमत्कार किए गए, महत्वपूर्ण प्रसंग जो होते हैं, उनका चित्र बनाना, उनका चित्र और किन पर है? लकड़ी के ऊपर है ना। क्या करते हैं? लकड़ी के ऊपर फड़ को लपेट लेते हैं और फिर गांव गांव जाकर इन फड़ों का क्या किया जाता है? वाचन किया जाता है। देखिए कोई भी मान लीजिए प्रसिद्ध लोक देवता जैसे पाबू जी हो गए, पाबू जी की फड़ है ना, तो क्या किया जाएगा? पाबू जी के जन्म के बारे में उस फड़ पर क्या किया जाएगा? अंकन कर दिया जाएगा कि जन्म यहां पर हुआ, बस चित्र बना दिया जाएगा, इस प्रकार जन्म हुआ, यहां पर जन्म हुआ। माता का नाम, पिता का नाम, पाबूजी यानी राज क्या किया जाता है? पाबूजी की आराधना, मान लीजिए पाबूजी की आराधना किस रूप में की जाती है, यह भी आपसे पूछा जाता है। किस रूप में की जाती है, यह भी वहां पर आपको देखने को मिलेगा फड़ चित्रण में। और ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है, तो वहां पर भी चित्रांकन किया जाएगा। और चमत्कार क्या क्या किए थे पाबू जी के द्वारा, सारे चित्रांकन आ जाएंगे। जैसे रामदेव जी की फड़ है, उन पर रामदेव जी के बारे में कहाँ जन्म हुआ, कहाँ उन्होंने समाधि ली, माता पिता कौन थे, विवाह किनके साथ हुआ, सारा चित्रांकन किया जाता है। और ये इन फड़ का वाचन कौन करता है? भोपा परिवार करता है। कौन करता है? भोपा परिवार करता है। या तो रावण हत्ता बजाएगा,
कौन सा वाद्य यंत्र बजाएगा? रावण हत्था वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है और जंतर वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है। रावण हत्था और जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और फड़, फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? फड़ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ की प्रसिद्ध है? फड़ हो जाएगी कहाँ की? फड़ हो जाएगी शाहपुरा भीलवाड़ा की। कहाँ की? शाहपुरा भीलवाड़ा की क्या हो जाएगी? फड़ चित्रण प्रसिद्ध हो जाएगी। फड़ चित्रण कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा। और यहाँ के जोशी परिवार है, जोशी चितेरे क्या हैं? यहाँ पर फड़ का क्या करते हैं? जोशी परिवार क्या करता है? फड़ का चित्रण करता है। फड़ का क्या करता है? चित्रण करता है। कौन करता है? जोशी परिवार। और प्रसिद्धि किनके द्वारा दिलाई गई थी? फड़ को श्री लाल जोशी के द्वारा क्या दिलाई गई थी? प्रसिद्धि दिलाई गई थी। श्री लाल जोशी के द्वारा क्या किया गया था? फड़ का प्रमुख यहां पर क्या किया गया था? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कह दीजिए इन्होंने ख्याति दिलाई थी। किन्होंने? श्री लाल जोशी के द्वारा। क्या हो जाएंगे? श्री लाल जोशी किससे संबंधित हो जाएंगे? फड़ के चित्रकार हो जाएंगे। आपसे पूछे कि श्री लाल जोशी कहां किसके चित्रकार थे? श्री लाल जोशी किसके चित्रकार थे? तो किसके चित्रकार हो जाएंगे? फड़ के चित्रकार हो जाएंगे। कहां के थे श्री लाल जोशी? तो शाहपुरा भीलवाड़ा के रहने वाले थे। शाहपुरा भीलवाड़ा के रहने वाले थे। और फड़ किनके द्वारा निर्मित की जाती है? भोंपों के द्वारा निर्मित की जाती है। और जंतर और रावण हत्था वाद्य यंत्र के द्वारा इनका क्या किया जाता है? वाचन किया जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। और प्यारे विद्यार्थियों, फड़ के ऊपर जो रंगों का प्रयोग किया जाता है, फड़ के ऊपर जो रंगों का प्रयोग किया जाता है ना, जो अलग अलग रंग की जो फड़ होती है, फड़ के भी रंग होते हैं। कोई लाल रंग की फड़ होगी, कोई काले रंग की फड़ होगी, कोई नीले रंग की फड़ होगी, नीले रंग की फड़ होगी, कोई सफेद रंग की फड़ होगी। किसकी होगी? सफेद या पीले रंग की होगी। कोई पीले रंग की होगी, सफेद पीले रंग की भी फड़ होती है। कोई सिंदूरी होती है, कोई लाल रंग की होती है। कोई सिंदूरी होती है, कोई लाल रंग की होती है। तो इन फड़ में किनका प्रयोग किया जाता है? लाल फड़ होगी तो किससे संबंधित होगी? नीली फड़ होगी तो किससे संबंधित होगी? यानी ये जो रंग होते हैं ना, ये प्रतीकात्मक प्रभावों को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। प्रतीकात्मक भावों को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। कौन करते हैं? ये जो रंग होते हैं। लाल रंग देवताओं से संबंधित होती है। लाल रंग देवताओं से संबंधित है। काले रंग राक्षस से संबंधित होती है, राक्षसी जो फड़ होती है। नीले रंग की फड़े देवियों से संबंधित होती है, देवियों से संबंधित होती है। सफेद या पीले रंग की फड़ किससे संबंधित है? साधु से संबंधित होती है। साधु से संबंधित होती है। किसका प्रतीक? साधु का। और सिंदूरी और लाल फड़े शौर्य और वीरता का प्रतीक है। शौर्य एवं वीरता का प्रतीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, क्या पूछेगा कि शौर्य व वीरता के प्रतीक के रूप में कौन सी फड़ होती है? लाल रंग की फड़, सफेद रंग की, काले रंग की, नीला रंग की। तो आपको करके आना है सिंदूरी व लाल रंग। सिंदूरी व लाल रंग शौर्य व वीरता, देवता लाल, राक्षस काले, देवियां नीली, और यहां पर साधु सफेद और पीले। सफेद और पीले हो जाएंगे यहां पर एकदम सही आंसर। और आपको क्या याद रखना है? जो फड़ बनाई जाती है, फड़ के ऊपर जो चित्रण किया जाता है, मान लीजिए ये कोई फड़ है, ये कोई फड़ हो गई, फड़ हो गई, इसके ऊपर जो चित्र बनाया जाएगा, मान लीजिए पाबू जी का चित्र बनाना है, तो पाबू जी का जो चित्र बनाया जाएगा, तो शरीर, जो शरीर होगा वो किस रंग का होगा? शरीर जो होगा वो सिंदूरी रंग का। सिंदूरी रंग से शरीर, सिंदूरी रंग से शरीर, सिंदूरी रंग से शरीर को व्यक्त किया जाएगा। हरा व लाल रंग कपड़ों में, कपड़ों पर क्या? हरा व लाल रंग होगा। यानी जो कपड़े होंगे उन पर किस प्रकार का रंग होगा? हरा व लाल आपको देखने को मिलेगा। हरा व लाल रंग आपको देखने को मिलेगा। और कौन सा हो जाएगा? भूरा। वास्तु निर्माण है, वास्तु जो निर्माण होगा वो किस रंग से संबंधित होगा? भूरा, वो भूरा हो जाएगा। और जो चारों मेर जो अंतिम रेखाएं बच गई वो किस प्रकार की होगी? काले रंग की हो जाएगी। किस रंग की हो जाएगी? काले रंग की हो जाएगी।
अब बात करेंगे फड़ के बारे में। आपको सारी बातें बता दी, बस बची कौन सी है कि किनकी फड़ प्रसिद्ध है, किनकी फड़ सबसे छोटी है, किनकी फड़ सबसे बड़ी है, कौन सी फड़ का वाचन कहां पर किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं देव नारायण जी की फड़। देव नारायण जी की फड़ की बात करते। देव नारायण जी की फड़, देव नारायण जी की फड़ क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है इन फड़ का वाचन करते इसमें? जंतर वाद्य यंत्र। कौन वाचन करता है? तो गुज्जर भोंपे इसका वाचन करते हैं। गुज्जर जो भोंपे होंगे ना, उनके द्वारा जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करके क्या किया जाएगा? देव नारायण जी की जो फड़ होती है उसका वाचन किया जाएगा। और सबसे बड़ी फड़ भी कौन सी है? देव नारायण जी की फड़ है सबसे बड़ी फड़, सबसे बड़ी फड़ हो जाएगी। और एकमात्र फड़ जिसके ऊपर क्या हुआ है? डाक टिकट जारी हुआ है। और डाक टिकट कब जारी हुआ था? यह हुआ था सितंबर 1992। 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी किया गया था। किस पर? देव नारायण जी की फड़ पर, देव नारायण जी की फड़ पर। और जैसे ही इस पर देव नारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी होता है, यह फड़ क्या हो गई? सबसे छोटी कहलाने लगी, सबसे छोटी फड़े कहलाने लगी। और इसमें जो देव नारायण जी की जो घोड़ी है ना, जिसका देव नारायण जी की घोड़ी का नाम क्या था? आपको लोक देवता वाले चैप्टर में बताया था, लीलाधर था नाम। और उसको हरे रंग से दर्शाया गया है। मैंने अभी बताया ना कि कपड़ों को किस प्रकार, शरीर को किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता था, वास्तु निर्माण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता था। तो देव नारायण जी की जो घोड़ी है ना, लीलाधर, लीला घर कह दीजिए, लीलाधर कह दीजिए, उसे हरे रंग से दर्शाया गया है, हरे रंग से दर्शाया गया है। उसके बाद आती है हमारी देव नारायण जी की फड़ के बाद पाबू जी की फड़ आती है। और पाबू जी की फड़ क्या है? सबसे चौड़ी फड़, सबसे बड़ी कह दीजिए, सबसे छोटी फड़ कह दीजिए। डाक टिकट जारी होने के बाद कौन सी फड़ होती है? वो होती है देव नारायण की। लेकिन सबसे चौड़ी की हम बात करें तो वो हो जाएगी पाबू जी की फड़। और पाबू जी की फड़ का वाचन करते इसमें कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और कब पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है? जब कोई ऊंट बीमार हो जाता है, जब कोई ऊंट बीमार हो जाता है ना, तब पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। और पाबू जी की फड़ क्या है? सबसे प्रसिद्ध फड़ है। सबसे प्रसिद्ध फड़ की बात करेंगे तो वो पाबू जी की फड़ आ जाएगी। डाक टिकट किसकी फड़ पर जारी हुआ? डाक टिकट प्यारे विद्यार्थियों देव नारायण जी की फड़ पर जारी हुआ। कब हुआ? 2 सितंबर 1992 को। जैसे देव नारायण जी की जो घोड़ी थी उनका नाम क्या था? लीलाधर था या लीलाघर था, उसे हरे रंग से दर्शाया गया। और पाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी, केसर कालमी। और इनकी जो घोड़ी है केसर कालमी, उसे किस रंग से दर्शाया गया है? किस रंग से प्रदर्शित किया गया है? तो काले रंग से प्रदर्शित किया गया है। कौन से रंग से? काले रंग से प्रदर्शित किया गया है, काले रंग से प्रदर्शित किया गया। बस। और उसके बाद हमारी पाबू जी की बात आ गई, देव नारायण जी की आ गई। रामदेव जी की फड़ की बात कर लेते हैं। कामड़ जाति के द्वारा इसका क्या किया जाता है? वाचन किया जाता है। कामड़ जाति के द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। सबसे पहले किसने वाचन किया था रामदेव जी के फड़ का? तो चौथमल जोशी ने किया था। सबसे पहले चित्रण की बात करें तो चौथमल जोशी के द्वारा, चौथमल जोशी के द्वारा चित्रण किया गया था। और रामदल्ला और कृष्ण जी की जो फड़ है, रामदल्ला कृष्ण जी की जो फड़ है, उसका वाचन कौन करते हैं? उसका वाचन करते हैं भाट जाति के लोग। कौन जाति के लोग? भाट जाति के लोग वाचन करते हैं। और कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते, बिना वाद्य यंत्र के इस फड़ का वाचन किया जाता है। ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है? कौन सा नृत्य प्यारे विद्यार्थियों? आपको अच्छे तरीके से बताया है जब हमने लोक नृत्य किया था। तो प्यारा सा कमेंट बनता है ना, ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है? और ये जो होती है ना प्यारे विद्यार्थियों, रामदल्ला कृष्ण की जो फड़ होती है, ये हाड़ौती क्षेत्र में इसका वाचन किया जाता है। कौन से क्षेत्र में? हाड़ौती क्षेत्र में इसका वाचन किया जाता है। बस ये आपको याद में रखना है। और कौन से रह गए हमारे? धूलदी चितेरे।
और इसका चित्रांकन किसने किया था? धूल जी चितेरे के द्वारा, धूल जी चितेरों जी के द्वारा इसका चित्रांकन किया गया था। जिस प्रकार चोथमल जोशी के द्वारा रामदेव जी की फड़ का वाचन, वो रामदेव जी की फड़ है ना, उसका चित्रण किया गया था, उसी प्रकार रामदल्ला कृष्ण की जो फड़ आती है उसका चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? धूल जी चितेरे के द्वारा किया गया था। और एक फड़ और याद रख लीजिए, कौन सी है? अमिताभ बच्चन की फड़े, अमिताभ बच्चन की फड़े पतासी देवी और रामलाल भोज के द्वारा इसका क्या किया गया था? चित्रांकन किया गया। और अगर बाई चांस कोई ऐसी घटना हो जाए कि फड़ क्या हो गई, फड़ कहीं से फट चुकी है, कहीं से उसका नुकसान हो गया है, तो वो कहां पर इसे ठंडा किया जाएगा, कहां उसे बहा दिया जाएगा? तो पुष्कर अजमेर में, पुष्कर अजमेर में। और इसे कहते हैं पुष्कर अजमेर में, यानी वहां पर फड़ को क्या क्या बहा दिया गया है, तो उसे कहते हैं फड़ को ठंडा करना, फड़ को ठंडा करना कहते हैं। फड़ को कहां पर ठंडी की जाएगी? पुष्कर अजमेर में की जाएगी, पुष्कर अजमेर में की जाएगी। फड़ के बारे में सारी बातें आ गई ना। अब क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट 812 नंबर क्वेश्चन से कि फड़ चित्रण का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? शाहपुरा भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? श्रीलाल जोशी का फड़ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज पर बने चित्र, कागज पर बने चित्र कहलाते हैं, यानी कागज के ऊपर जो चित्र बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं जी? कागज के ऊपर जो चित्र बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाने। क्या कहा जाता है? पाने कहा जाता है। और कागज पर जो चित्र बनाए जाते हैं, किनके चित्र बनाए जाते हैं? देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। किनके चित्र बनाए जाते हैं? देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। और पाना किनके प्रसिद्ध हैं? श्रीनाथ जी के पाने, श्रीनाथ जी के पाने क्या है? सर्वाधिक कलात्मक है। सर्वाधिक कलात्मक किसके पाने हैं? श्रीनाथ जी के पाने सर्वाधिक क्या है? कलात्मक है। क्या है? सर्वाधिक कलात्मक किसके पाने हैं? श्रीनाथ जी के हैं, जिसमें क्या है? 24 श्रृंगारों का चित्रण किया गया। कितने? 24 श्रृंगार का चित्रण किया गया। कौन से पाने में किया गया है? श्रीनाथ जी के पाने में। श्रीनाथ जी के पाने में क्या किया गया है? 24 श्रृंगारों का प्रयोग किया गया या चित्रण किया गया, यानी सर्वाधिक कलात्मक किसके पाने हो जाएंगे? श्रीनाथ जी के पाने हो जाएंगे। और किस पर बनाए जाते हैं पाने? देवी देवताओं के कागज पर चित्र जो बनाए जाते हैं उसे ही कहते हैं पाने, यानी देवी देवताओं के जो चित्र बनाए जाते हैं उसे कहते हैं पाने। कागज पर चित्र बनाना, कागज पर कह रहा हूं, कपड़े का प्रयोग नहीं है, कागज है, कागज है, ध्यान में रखना कागज है, बस ध्यान में रखना कागज है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 815 क्या है? 815 संगत बताना है। में घर व दीवारों पर बने चित्र मांडने कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। कपड़े पर जो चित्र बनाए जाते हैं फड़ कहलाती है, बिल्कुल सही है। लकड़ी पर जो बने चित्र होते हैं कावड़ कहलाती है, बिल्कुल सही है। और शरीर पर जो बने चित्र होते हैं उसे गोदना या गुदवाने की क्रिया कहते हैं, गोदना कहते हैं, बिल्कुल सही है। यानी 815 में सारे के सारे सही, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा राइट आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। देखिए दोबारा देख लीजिए क्या क्या मैंने बताया। अगर दीवारों पर चित्र बनाएंगे ना उसे कहेंगे मांडना। क्या कहेंगे? मांडना कहेंगे। अगर कपड़ों पर चित्र बनाते हैं, क्या बनाते हैं दोस्तों? कपड़ों पर चित्र बनाते हैं उसे कहते हैं फड़े। अगर लकड़ी पर चित्र बनाते हैं उसे कहते हैं कावड़े। क्या कहते हैं? कावड़ कहते हैं। और शरीर पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसे कहते हैं गोदना। और कावड़ कहाँ की प्रसिद्ध है ये भी तो आपको याद होना चाहिए ना। तो कावड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी। कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की कावड़ प्रसिद्ध है। और कौन इसका कार्य करते हैं? कावड़ बनाने का कार्य किनका है? तो खेरादिया का। किनका? खेरादियों का क्या है? ये पुश्तैनी व्यवसाय है। खेरादियों का क्या है? एक पुश्तैनी व्यवसाय हो जाएगा। और इसके प्रमुख कलाकार कौन आ जाएंगे? मांगी लाल मिस्त्री। क्या मांगी जी? फड़ मांगी, यानी मांगी लाल मिस्त्री का संबंध किससे है? कावड़ से संबंधित है। किन से संबंधित है? मांगी लाल मिस्त्री कावड़ से संबंधित हो जाएंगे। किन से संबंधित हो जाएंगे? कावड़ से संबंधित हो जाएंगे। और कावड़ क्या होती है? कावड़ एक मंदिर रूमा,
क्या होती है, मंदिर नुमा काष्ठ की जो कलाकृति होती है, काष्ठ किसकी, काष्ठ यानी लकड़ी की, मंदिर नुमा लकड़ी की बनी हुई एक कलाकृति होती है जिसमें क्या होते हैं, कई द्वार होते हैं, यानी क्या होते हैं, कपाट होते हैं। क्या होते हैं, कई द्वार कह दीजिए या कपाट कह दीजिए, क्या होते हैं, कई द्वार या कपाट होते हैं और ये खुलते भी हैं, ये खुलते भी हैं। और जो बिना कपाट वाले होते हैं उसे क्या कहते हैं, बेवाण कहते हैं। बिना कपाट वाले को तो बेवाण कहते हैं और कपाट जिनके होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कावड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, कावड़ कहते हैं दोस्तों। और सभी जो द्वार या कपाट होते हैं उन पर चित्र अंकित ही होते हैं, चित्र बनाए जाते हैं। और कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है, लाल रंग से रंगी जाती है। कावड़ को लाल रंग से रंगा जाएगा और जैसे ही कोई कावड़ है उसको लाल रंग से रंग दिया, उसके बाद उसके ऊपर काले रंग से क्या की जाएगी, पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, पौराणिक कथाओं का चित्रांकन। तो काले रंग से, कावड़ को लाल रंग से, कावड़ में द्वार होते हैं जो खुलते भी हैं, काष्ठ की बनी होती है, मंदिर नुमा इसकी आकृति होती है, मांगीलाल मिस्त्री इसके प्रमुख कलाकार हैं, खिरादियों का ये क्या है, पुश्तैनी व्यवसाय है और बस ये चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 816 नंबर क्वेश्चन क्या है, 24 श्रृंगारों से चित्रित श्रीनाथ जी का पाना कहाँ का प्रसिद्ध है। तो कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा श्रीनाथ जी का पाना, श्रीनाथ जी का पाना कहाँ का हो जाएगा, ये नाथ द्वारा राजमंद का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, शाहपुरा भीलवाड़ा का तो फड़ चित्रण प्रसिद्ध है, शाहपुरा भीलवाड़ा का तो फड़ चित्रण प्रसिद्ध है। इसके अलावा नाथ द्वारा की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है, पिछवाइयाँ, पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और पिछवाइयों में किसकी, यहां पर किसकी लीलाओं का वर्णन किया जाता है, तो पिछवाई पर कपड़े पर चित्रांकन किया जाएगा भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण है ना, उनकी बाल लीलाओं का कपड़ों पर चित्रांकन करना ही क्या कहलाता है, पिछवाई कहलाता है। और पिछवाई कहां की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राजमंद की प्रसिद्ध है। और नाथ द्वारा यानी पिछवाई के प्रमुख कलाकार कौन हो जाएंगे, प्रमुख चित्रकार कौन हो जाएंगे, तो नरोत्तम लाल शर्मा, नरोत्तम लाल शर्मा क्या हो जाएंगे, पिछवाई कला के प्रमुख चित्रकार हो जाएंगे। और कौन सी आती है, एक बातिक भी तो आती है ना, ये भी आपको याद होने चाहिए। एक आती है बातिक, बातिक क्या होता है, कपड़े के ऊपर, यानी कपड़े के ऊपर जो कच्चा चित्र होता है ना उसे मोम से तो ढक दिया जाता है और रंग को है ना, कपड़े को जो, और मान लीजिए ये कपड़ा है, ये कोई कपड़ा है और इसके ऊपर है ना कच्चा चित्र के रूप में मोम से ढक दिया जाएगा, यहां पर कुछ नहीं करना यहां पर, और बाकी कपड़े को रंग में डुबो दिया जाएगा और सुखा दिया जाएगा। और जिस स्थान पर मोम लगा होगा वहां पर तो रंग आएगा नहीं और बाकी स्थान पर मोम आ जाएगा, उसे कहते हैं बातिक। और बातिक कहां का प्रसिद्ध है, खंडेला सीकर का, खंडेला सीकर का क्या है, बातिक प्रसिद्ध है। बातिक कला कहां की प्रसिद्ध है, खंडेला सीकर की प्रसिद्ध है। और इसके प्रमुख चित्रकार कौन हो जाएंगे बातिक के, एक तो उमेश हो जाएंगे, उमेश चंद्र हो जाएंगे, और एक कौन हो जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मजीद, अब्दुल मजीद। एक कौन हो जाएंगे, अब्दुल मजीद हो जाएंगे, अब्दुल मजीद। बस ये दो चित्रकार किससे हो जाएंगे, बातिक से संबंधित हो जाएंगे। देखिए बातिक के बारे में बता दिया, पिछवाई के बारे में बता दिया, सांझी के बारे में बता दिया, फड़ के बारे में बता दिया और कावड़ के बारे में बता दिया। कावड़ क्या होता है, कावड़ प्यारे विद्यार्थियों चलता फिरता मंदिर है कावड़, जिसके कपाट होते हैं, कपाट खुलते भी हैं, कपाट के ऊपर चित्र भी बनाए जाते हैं। कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है और उसके ऊपर जो चित्रांकन किया जाता है वो काले रंग से किया जाता है। और इसी प्रकार जिस प्रकार कावड़ होती है ना, उसी प्रकार एक बेवाण भी होता है, वो भी याद रख लीजिए यहाँ पर, बेवाण भी होता है, बेवाण भी होता है, बेवाण। बेवाण क्या होता है, बेवाण होता है प्यारे विद्यार्थियों मंदिर नुमा आकृति तो होती है, मंदिर नुमा आकृति तो होती है, लेकिन ये लकड़ी से बनी होती है। ये लकड़ी से, जिस प्रकार लकड़ी की तो कावड़ भी थी, लेकिन इसके जो कपाट होंगे ना, इसमें कपाट नहीं होते। बे यानी बिना, यानी बिना कपाट युक्त, बिना कपाट वाली होती है क्या, बेवाण। कपाट नहीं होते इसमें, कपाट नहीं होते। और बेवाण भी कहाँ की है, बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है और इसे मिनीएचर वुडन टेम्पल भी कहा जाता है। बेवाण को क्या कहते हैं, मिनीएचर, मिनीएचर, मिनीएचर वुडन टेम्पल, वुडन यानी लकड़ी, टेम्पल यानी मंदिर।
ये इसे कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये बेवाण को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बेवाण को कहा जाता है। और काष्ठ कला की बात कर रहे हैं, लकड़ी के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो काष्ठ कला के बारे में और देख लीजिए। काष्ठ कला कहां की प्रसिद्ध है? तो बस्सी चित्तौड़गढ़ की होगी। और कहां की प्रसिद्ध है काष्ठ कला? काष्ठ कला एक उदयपुर की भी प्रसिद्ध है। कहां की है? उदयपुर की भी प्रसिद्ध है। और उदयपुर में किनके समय काष्ठ कला प्रारंभ की गई थी? तो जगत सिंह के शासनकाल में शुरू की गई थी। किनके शासनकाल में? जगत सिंह के शासनकाल में शुरू की गई थी। और बस्सी चित्तौड़गढ़ की काष्ठ कला प्रसिद्ध हो ही जाएगी। और इसके प्रमुख कलाकार कौन आ जाएंगे? प्रभात जी सुथार। कौन आ जाएंगे? प्रभात जी सुथार इसके प्रमुख कलाकार आ जाएंगे। प्रभात जी सुथार क्या आ जाएंगे? इसके प्रमुख कलाकार आ जाएंगे। बस इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारे 817 नंबर क्वेश्चन पर। और क्या है 800? एक मंदिर नुमा काष्ठ कला करती है। तो कावड़ एक मंदिर नुमा कला करती है ना, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। गोडलिया तो पशु के ऊपर जो निशान होता है उसे कहते हैं। व्हील किसे कहेंगे? व्हील तो प्यारे विद्यार्थियों बांस की लकड़ी से घोड़े की लीद को मिलाकर जो आकृति बनाई जाती है, जिसमें अनाज रखा जाता है, सामान घर का रखा जाता है, उसे व्हील कहते हैं। और जैसलमेर की प्रसिद्ध है व्हील। कठपुतली उदयपुर की प्रसिद्ध है, वो आगे हम पढ़ लेंगे प्यारे विद्यार्थियों कठपुतली के बारे में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। 817 नंबर क्वेश्चन, मांगी लाल मिस्त्री का संबंध किससे है? तो कावड़ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फड़ के प्रमुख कलाकार कौन थे? फड़ के प्रमुख कलाकार श्री लाल जोशी। कौन थे? श्री लाल जोशी थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 819 नंबर क्वेश्चन, कावड़ कला कहां की प्रसिद्ध है? तो बस्सी जयपुर की प्रसिद्ध हो जाएगी। बस्सी जयपुर नहीं, बस्सी जयपुर नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना। कभी इस प्रकार आप फटाक से लगा दो बस्सी चित्तौड़गढ़ आएगा, ये गलती आप मत कर देना दोस्तों, ये गलती आप मत कर देना। कहीं एग्जाम में ऐसी गलती हो गई ना तो यहां पर 1 नंबर तो जाएगा ही जाएगा, यहां पर पॉइंट 3 और भी कट जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो होती है इससे क्या पता चलता है हम तो डूबेंगे डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन यही था। बस्सी देखते ही हमने निशान लगा दिया और हमारा क्या हो जाता? गलत हो जाता। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपको भी प्यास लग चुकी है तो पानी को ग्रहण कर लीजिए। मैं भी 2 सेकंड नहीं 5 सेकंड में पानी को ग्रहण कर लेता हूं। तब तक प्यारे विद्यार्थियों आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर सोचिए क्या आएगा 820 नंबर का। देखिए क्वेश्चन 820 नंबर क्वेश्चन। तब तक मैं प्यारे विद्यार्थियों शीतल जल ग्रहण कर लेता हूं। तो देखिए 820 नंबर क्वेश्चन आपने सोच लिया होगा इसका निशान नहीं, इसका आंसर क्या होगा? तो पशुओं के शरीर पर बने दाग के निशान क्या कहलाते? गोडलिया कहलाते। ऑप्शन नंबर बी। लेकिन जो क्रिया होती है वो कहलाती है अटेरना। अटेरना क्या है? क्रिया। अटेरना क्या है? क्रिया होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 821 नंबर क्वेश्चन, पशुओं के शरीर पर दागने की क्रिया क्या कहलाती है? गोडलिया मत कर देना, देखते ही गलत हो जाएगा, हम तो डूबेंगे डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो वाला क्वेश्चन हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर वही निकल कर आएगा जो हमें अब की बार क्या दिलाएगा? सरकारी नौकरी दिलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 822 नंबर क्वेश्चन, ये नेक्स्ट टॉपिक आएगा। उससे पहले ये आगे और भी क्वेश्चन है कि राजस्थान में मेहंदी सोजत की प्रसिद्ध है, यानी सोजत है पालीगी, मेहंदी प्रसिद्ध है। अरे मेहंदी कब लगती है दोस्तों? त्योहारों पर लगती है। आप ऐसे मत सोचिए कि केवल विवाह पर लगती है, नहीं, मेहंदी और त्योहारों पर भी लगती है। रक्षाबंधन पर भी मेहंदियां लगाई जाती है, होली पर लगाई जाती है, दिवाली पर मेहंदी लगाई जाती है, चौथ का व्रत आएगा ना उस दिन भी मेहंदी लगाई जाएगी, मकर संक्रांति पर भी लगाई जाएगी, शादी में भी लगाई जाती है। केवल शादी में ही नहीं होती मेहंदी। आप मत सोचिए अभी शादी के बारे में, पहले सरकारी नौकरी तो लग जाइए। तो क्वेश्चन देखिए हमारा ये नेक्स्ट है कि राजस्थान में मेहंदी सोजत की प्रसिद्ध है, विभिन्न अवसरों पर अलग अलग प्रकार के अलंकरण बनाए जाते हैं। तो देखिए आपने देखा होगा कि
शादियों में चाहे रक्षाबंधन हो चाहे करवा चौथ हो, एक जैसी मेहंदी बना लेते हैं। हथेली के बीच में एक फूल सा बना लिया जाता है और कहते हैं मेहंदी बन गई। कोई छापा मांड लेता है, छापे मांडते हैं ना आजकल, तो प्रसिद्ध छापे ही हो गए, लिया छापा, मांडा छापा। और आजकल तो मेहंदी ऐसे आने लगी कि एक तरफ लगाई और दूसरी तरफ से दूसरे हाथ में लगा रहे हैं तो पहले हाथ को धो लीजिए, बस मेहंदी रच गई। और पहले दिन मेहंदी को कूटा करते थे, उसके बाद मेहंदी तैयार होती थी और सुगंध भी इतनी आती थी, पता चल जाता था कि मेहंदी है रचने वाली। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख लीजिए यहाँ पर दीपावली के अवसर पर पान बनाया जाता है, हाथों पर पान बनाना होता है दीपावली के दिन। शंख का चित्र, पगलिया, दीपक आदि बनाने होते हैं, लेकिन आप इनको बनाते ही नहीं हो। आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक सुनिए। कौन सुनिएगा यहाँ पर मेहंदी के बारे में? ध्यान पूर्वक है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर लड़कियां ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, ध्यान पूर्वक। आगे जब भी आप मेहंदी मांडो ना, किन्हीं के हाथों में बांधो, तो दीपावली के अवसर पर बांध रही हो तो पान, शंख, पगलिया, दीपक है। अगर मकर संक्रांति का त्योहार है तो घेवर और बीजनी, और करवा चौथ है तो छबड़ी और स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है, रक्षाबंधन है तो लहरिया व चीक बनाना है, और किसी की शादी के अवसर पर बना रहे हो तो तोरण, कैरी, सिंघाड़ा और प्यारे विद्यार्थियों कलश का चित्रांकन करना होता है। यानी सारे के सारे सही ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको ये पहले से बातें पता नहीं थी ना, अब लाइक कर दीजिए, अब लाइक कर दीजिए दोस्तों, अगर आपको पहले से पता नहीं थी। अब देखिए ये पगलिया क्या है? पगलिया यानी पैर। किसके पैर है? लक्ष्मी जी के पैर। दिवाली है तो लक्ष्मी जी के पैर के चित्र बनाए जाएंगे ना, दीपक के चित्र बनाए जाते हैं, शंख के, पान के चित्र बनाए जाते हैं इस दिन। इस प्रकार आपको चित्रांकन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सारिया क्या है? क्या है सारिया? क्या है सारिया? तो मांडना है क्या? नहीं। क्या कठपुतली है? नहीं। क्या पान्य है? नहीं। ये है एक गोदना। क्या है? गोदना। क्या होता है? गोदना होता है। और आदिवासी जो होते हैं ना, वो गोदना का कार्य अधिक करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि उनके पास होता है प्यारे विद्यार्थियों पैसों का अभाव। और जिनके शरीर पर आप डिजाइन देखते हो ना, छापा मराएड़ा, आप कह दें कि रुपया को नहीं, सीधी भाषा में आप कह देना कि इसके पास पैसे नहीं है, तभी तो इसने ये मंडा रखे। मांडने से कोई कहीं पर हाथों में मंडाता है, कोई कहीं पर मंडाता है प्यारे विद्यार्थियों, कोई कहीं पर मंडवा के आता है। ऐसे ऐसे मंडवाते हैं, कहीं किसी प्रकार की आकृति मंडा लेते हैं, कोई तरसूल की आकृति हो गई या किसी और प्रकार की हो गई, मंडवाते हैं ना। यानी ये कौन मंडवाते हैं? जिनको शौक होता है वो नहीं मंडवाते, जिनके पास पैसों का अभाव होता है वो मंडवाते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कह रही है हमारी RBSC की 10वीं की पुस्तक है। कौन कह रही है? 10वीं की पुस्तक कह रही है कि जिनके पास पैसों का अभाव होता है, आभूषणों का अभाव होता है, यानी आभूषण नहीं होते, वो सुंदर दिखने के लिए, अपने अंगों की सुंदरता प्रकट करने के लिए गोदना यानी गुदवाने यानी चित्र बनवाते हैं काले रंग से। देखिए ना, कोई किसी प्रकार की आकृति बना लेता है, कोई किसी प्रकार की आकृति बना लेता है, तो वो होता है गोदना। और प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासी महिलाएं है ना, अपने आंखों को नीचे, आंखों को तीर के समान, अपनी आंखों को तीर के समान पैनी, और देखो जी, तीर के समान पैनी बनाने के लिए जो कार्य करती है ना, पैनी दर्शाने के लिए यानी तिखी तिखी तीर के समान दर्शाने के लिए जो गोदना गुदवाती है, उसे कहते हैं सारियो। क्या कहते हैं? उसे सारियो कहते हैं। पलक के साथ सौरिया गुदवाती है, उसे ही सौरिया कहते हैं। आपने देखा होगा धार्मिक प्रतीक जैसे राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, स्वास्तिक अनेकों प्रकार के होते हैं। कोई फूल है, कोई वृक्ष है, कोई किसी प्रकार का, कई तो प्यारे विद्यार्थियों अलग ही भांत के चित्र बनवाते हैं, उन्हें हम जानते ही नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शैली राजस्थान की देन है। कौन सी शैली राजस्थान की देन है? ये हमें क्वेश्चन पूछा गया। काजल पुतली, धागा पुतली, या ताम्र पुतली, या कागज पुतली? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, धागा पुतली राजस्थान शैली की देन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपकी स्क्रीन पर क्या है, सिंहासन 32, सिंहासन 32, पृथ्वीराज संयोगिता, अमर सिंह राठौड़ जैसे खेल किस कला के माध्यम से दिखाए जाते हैं, तो कठपुतली के माध्यम से दिखाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1965 में, ये तारीख भी आपको याद रखनी है, 1965 में रोमानिया में, कहां पर है, रोमानिया में आयोजित है तृतीय अंतरराष्ट्रीय कठपुतली समारोह। तृतीय अंतरराष्ट्रीय कठपुतली समारोह कहां पर हुआ था, रोमानिया में हुआ था। कब हुआ, 1965 में हुआ था। के कलाकारों ने विश्व में क्या हासिल किया था, प्रथम स्थान हासिल किया था। तो वो कहां के कलाकार थे, उदयपुर के कलाकार थे। उदयपुर के क्या थे, कलाकार थे जिन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया था। किससे संबंधित थे, कठपुतली से, यानी कठपुतली नृत्य करवाया करते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो सारी व्याख्या हमने अब तक जो पढ़ी है ना लोक कला के बारे में, ये दे रखी हमें कक्षा 10 की पुस्तक में। किस में दे रखी है, कक्षा 10 की पुस्तक में हमें दे रखी है। लेकिन कक्षा 10 की पुस्तक के अलावा आपको और क्या क्या बातें याद में रखनी हैं, और क्या क्या लोक कला से संबंधित बातें आपको ध्यान में रखनी हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आजम प्रिंट है। सबसे पहले आपको क्या याद रखनी है, आजम प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आजम प्रिंट के बारे में। आजम प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है, जाजम प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है, थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है, ये कलाएं कहां की प्रसिद्ध है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। आजम प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है, आजम प्रिंट हो जाएगी अकोला चित्तौड़गढ़ की। अकोला चित्तौड़गढ़, अकोला कहां पर पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। चित्तौड़गढ़, अकोला चित्तौड़गढ़ यहां की प्रसिद्ध हो जाएगी। और इसमें हरा, लाल और काला, आजम में कौन कौन से, एक तो हरा रंग, एक लाल रंग और एक काला रंग। हरा, लाल और काला, इन रंगों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आती है जाजम प्रिंट। जाजम प्रिंट है, और जाजम प्रिंट भी कहां की प्रसिद्ध है, अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, आपको ध्यान में रखना है। और इसके अंदर है कौन से, लाल और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। लाल और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है, लाल और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। जटपट्टी, जटपट्टी का कार्य कहां का प्रसिद्ध है, जटपट्टी, जय जगवाला, तो जटपट्टी का कार्य कहां का प्रसिद्ध है, तो जसोल बाड़मेर का। जसोल बाड़मेर, जसोल कहां पर पड़ता है, बाड़मेर में, तो जसोल बाड़मेर का जटपट्टी का कार्य प्रसिद्ध है। जटपट्टी का कार्य जसोल बाड़मेर का प्रसिद्ध है। बादला, बादला कहां के प्रसिद्ध है, बादला है पानी को जो ठंडा करने के लिए जो बनाया जाता है, जोधपुर, जोधपुर का प्रसिद्ध है। बादले कहां के प्रसिद्ध है, जोधपुर के प्रसिद्ध हो जाएंगे। बादले कहां के प्रसिद्ध है, जोधपुर के प्रसिद्ध हो जाएंगे। दाबू प्रिंट, कौन सी प्रिंट सबसे ज्यादा एग्जाम में आती है, दाबू प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है प्यारे विद्यार्थियों, दाबू प्रिंट भी अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। लेकिन अलग अलग प्रकार के दाबू प्रिंट होते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रिंट होते हैं दाबू प्रिंट। जैसे मोम का दाबू, मोम का दाबू कहां का प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। मिट्टी का दाबू, मिट्टी कहां पर, बालोत्रा, बाड़ू रेत यानी बालोत्रा, बाड़ू रेत यानी बालोत्रा की प्रसिद्ध है। मिट्टी का दाबू प्रसिद्ध है, मिट्टी का दाबू बालोत्रा का। गेहूं का बिंदन कह दीजिए, गेहूं का दाबू प्रिंट कह दीजिए, तो ये सांगानेर का प्रसिद्ध है। सांगानेर और साथ में बगरू, साथ में कौन सा, बगरू भी हो जाएगा। और सांगानेरी प्रिंट कहां की प्रसिद्ध होगी, सांगानेर की प्रसिद्ध होगी। बंगरू प्रिंट जयपुर की प्रसिद्ध होगी। मलीर और अजरक प्रिंट है, ये भी तो प्रसिद्ध है ना। अजरक प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है, अजरक प्रिंट हो जाएगी हमारी बाड़मेर की प्रसिद्ध। अजरक प्रिंट बाड़मेर की। और इसमें लाल व नीला रंग, लाल और नीला रंग, लाल और हरा रंग तो जाजम में, लाल हरा काला
लाल हरा काला आजम में, और ये लाल और नीला किस में हो जाएगा, लाल और नीला हो जाएगा अजरक प्रिंट में। और मल्लीर प्रिंट की बात करें तो मल्लीर प्रिंट भी कहां की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और मल्लीर यानी मेला रंग, यानी कौन सा रंग आ जाएगा इसमें, एक तो कत्थई रंग आ जाएगा और एक काला रंग आ जाएगा। कत्थई और काला रंग मल्लीर प्रिंट में प्रयोग किया जाता है। रमकड़ा उद्योग कहां पर है, रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर में। रमकड़ा उद्योग कहां पर है, रमकड़ा उद्योग कहां का हो जाएगा, रमकड़ा उद्योग गलियाकोट है, गलियाकोट डूंगरपुर। गलियाकोट कहां पर पड़ता है, गलियाकोट डूंगरपुर में रमकड़ा उद्योग। वर्क का कार्य कौन सा, वर्क कह दीजिए, तबक कह दीजिए, या फिर वर्क या तबक कहते हैं, इसे कहां का प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध हो जाएगा जयपुर का। जयपुर का वर्क या तबक प्रसिद्ध होता है। तह निशा का कार्य कहां का प्रसिद्ध है, देखिए सारी बातें बता रहा हूं मैं धीरे धीरे करके। तह निशा का कार्य कहां का प्रसिद्ध है, तो ये उदयपुर अलवर, उदयपुर प्लस में अलवर का क्या है, तह निशा का कार्य प्रसिद्ध है। तह निशा का कार्य उदयपुर और अलवर का प्रसिद्ध है। और कौन सा रह गया दोस्तों, और देखिए कोफतगिरी, क्या आपको याद रखना है, कोफतगिरी भी तो आपको याद रखना है। टेराकोटा कहां का प्रसिद्ध है, ये टेराकोटा मोलेला राजमंद का प्रसिद्ध है। मोलेला राजमंद और हरजी गांव कहां पर है, ये तो जालोर में पड़ता है हरजी गांव, और मोलेला गांव राजमंद में पड़ता है। कहां पर है, राजमंद में मोलेला गांव पड़ता है। मोलेला गांव राजमंद में और हरजी गांव कहां पर यह पड़ता है। और मीनाकारी कहां पर हो जाएगी, मीनाकारी प्रसिद्ध हो जाएगी जयपुर की, मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध हो जाएगी। और जयपुर में मीनाकारी लेकर कौन आए थे, ये मान सिंह लेकर आए थे। कहां से लेकर आए थे, लाहौर से लेकर आए थे। लाहौर टू जयपुर कौन है, मान सिंह लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे, मान सिंह लेकर आए थे। और क्या बात रहेगी मीनाकारी की, मीनाकारी की हम बात करें तो अलग अलग प्रकार की होती है। मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी तो सीतापुरा में है, सीतापुरा में। देखिए सारी बातें आ जाएगी धीरे धीरे। सीतापुरा जयपुर में तो क्या है, मंडी है, क्या है, मंडी। किसकी मंडी है ये हो जाएगी किसकी, मीनाकारी की, मीनाकारी की मंडी हो जाएगी। कागज की मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है, कागज की मीनाकारी बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहां की, बीकानेर की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। सोने की मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की, जिसे कि किस नाम से जाना जाता है, थेवा कला के नाम से जाना जाता है। तो थेवा कला कहां की प्रसिद्ध हो जाएगी, ये थेवा कला प्रतापगढ़ की हो जाएगी। और थेवा कला के प्रमुख कलाकार कौन थे प्यारे विद्यार्थियों, यह भी तो आपको याद रखना है। थेवा कला के कौन हो जाएंगे, एक तो महेश सोनी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, यानी सोनी परिवार आ जाएगा, नाथूजी सोनी हो चाहे कोई भी हो, सोनी परिवार इसमें आ जाएगा थेवा कला में। थेवा कला में सोनी परिवार आ जाएगा। चांदी पर जो मीनाकारी होती है वो कहां की, चांदी की तारकसी यानी चांदी पर मीनाकारी, चांदी की मीनाकारी ये नाथ द्वारा की हो जाएगी, नाथ द्वारा की हो जाएगी प्रसिद्ध। और कौन सी रहेगी, पित्तल पर, तो पित्तल पर जो मीनाकारी की जाती है उसे क्या कहते हैं, मुरादाबादी कहते हैं। क्या कहते हैं, मुरादाबादी कहते हैं। और ये है अलवर और कहां की प्रसिद्ध, जयपुर की, अलवर और जयपुर की प्रसिद्ध है पित्तलवारी। कुंदन कला कहां की प्रसिद्ध है, कुंदन कला भी कहां की प्रसिद्ध है, ये जयपुर की प्रसिद्ध है। कुंदन कला भी जयपुर की प्रसिद्ध है। कोफतगिरी भी कहां की प्रसिद्ध है, कोफतगिरी भी कहां की प्रसिद्ध हो जाएगी, ये कोफतगिरी भी अलवर और जयपुर, ये कोफतगिरी, ये भी याद रखना है, कोफतगिरी बस। कोफतगिरी भी कहां की प्रसिद्ध हो जाएगी, अलवर और जयपुर की प्रसिद्ध। कोफतगिरी, अलवर और जयपुर। तारकसी चांदी के आभूषण जिसे कहते हैं, नाथ द्वारा के प्रसिद्ध हो जाएंगे। कावड़ भी आपको बता दिया, बस्सी चित्तौड़गढ़। बेवान भी आपको बता दिया, बस्सी चित्तौड़गढ़ है। जयपुर मत कर देना जी, जयपुर मत कर देना। पेच वर्क का कार्य कहां का प्रसिद्ध है, तो पेच वर्क शेखावाटी, पेच वर्क शेखावाटी का प्रसिद्ध है, शेखावाटी का प्रसिद्ध है। पेचवर्क का कार्य शेखावाटी का प्रसिद्ध है। और कौन सा रह गया, फड़ा आपको बता दिया, बातिक आपको बता दी, पिछवाई आपको बता दी, पोमचा आई गया। मुकेश, मुकेश क्या होता है, मुकेश होता है कपड़े पर है ना बादले से छोटी छोटी बिंदी की कढ़ाई करना मुकेश होता है। मुकेश भी आपको बताया था, क्या बताया था, मुकेश भी आपको पहले बता दिया, मुकेश और बता दिया। बंदेज का कार्य, बंदेज की चुनरी कहाँ की प्रसिद्ध है, बंदेज चुनरी शेखावाटी की है, बंदेज चुनरी शेखावाटी की है। धनक, धनक रे जोधपुर, धनक रे जोधपुर की प्रसिद्ध है। धनक क्या होती है, धनक होती है कपड़ों पर,
बड़ी बड़ी बूंदों का जो डिजाइन किया जाता है ना, उसे धनक कहते हैं, उसे धनक कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितनी भी कलाएं थी वो मैंने आपको यहां पर बता रहा हूं, धीरे धीरे करके लगभग सभी आपको मैंने बता ही दी है। कोई रह गई, जैसे लप्पा लप्पी किरण बाकड़ी के बारे में बता दिया था। पेपर मेसी जयपुर की प्रसिद्ध है। पेपर मेसी किसे कहते हैं? कागज की जो लुगदी होती है उससे जो बनाया जाता है उसे पेपर मेसी कहते हैं। और क्या रह गया जी? एक भराड़ी रहा है। भराड़ी क्या होता है? चित्रांकन करना। और चित्रांकन कौन करेंगे? भील करेंगे। कब करेंगे? विवाह पर करेंगे। भराड़ी क्या है? एक देवी होती है, उसके चित्रांकन किए जाते हैं, विवाह पर भीलों के द्वारा किए जाते हैं। जरी गोटे का कार्य सवाई माधोपुर। जरी गोटा सवाई माधोपुर नहीं, जयपुर है। जरी गोटा कहां का है? जरी गोटा भी याद रख लीजिए, लास्ट जरी गोटा। जरी गोटा, जरी गोटा कहां का है? जयपुर का। कौन लेकर आए थे जयपुर में? जरी गोटा लेकर आए थे कौन? सवाई जयसिंह। कौन लेकर आए? जयसिंह लेकर आए थे। बस प्यारे विद्यार्थियों, इतना बहुत है मैटर आपके लिए। अगर आपने इस क्लास को अच्छे तरीके से देखा है तो आपको सभी क्वेश्चन आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं ना, एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। और आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी है, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना कि आपको किस प्रकार क्लास लगी। लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में प्यारे विद्यार्थियों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।